हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में। ये बीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है आर्थिक महत्व। जो आर्थिक रूप से पौधे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या फिर हार्मफुल हैं, दोनों ही आर्थिक महत्व में आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि दो टाइप के, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एक नेगेटिव रिस्पॉन्स, दोनों ही रिस्पॉन्सेस को हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, यानी कि यूजफुल प्लांट्स की, ऐसे पौधे जो यूजफुल हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फूड की बात करेंगे, उसके बाद फॉडर की, उसके बाद चीज़ में जिन चीज़ों का यूज़ होता है उसमें एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें है पहले आगार आगार, कैराजिनेन, एल्जिनेट, टाइटोमाइट, फिनोरी। उसके बाद मिनरल्स की बात करेंगे, फिर बायो फर्टिलाइजर्स की, सीवेज के डिस्पोजल में कैसे यूज़फुल होते हैं, मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स बनाने में, और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में, और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के फॉर्म में। एज अ फूड की अगर हम बात करें तो जो फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है, हमें ह्यूमन को कंसिडर करना है। यानी इंसान के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो वो फूड के फॉर्म में कहलाएगा। अगर वो हम खाने के तौर पे हम किसी जानवर को खिलाएंगे तो वो हम उसको फॉडर में कंसिडर करेंगे। तो सीवीड्स जो होते हैं, कॉमन सीवीड्स, वो ह्यूमन फूड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पोरफायरा है। आप पोरफायरा नाम याद रख लीजिए, ये रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का मेंबर है। आप रोडोफाइसी का मेंबर है। इसमें प्रोटीन मिलता है जो 30 से 35% तक प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट 40 से 45% तक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। विटामिन बी और विटामिन सी भी पोरफायरा में मिलता है। जापान में पोरफायरा को कॉमनली नोरी कहते हैं। पोरफायरा जो है वो बॉटेनिकल नाम है। ताजसाई चाइना में इसको बुलाते हैं, स्लोक इसको ब्रिटेन में नाम बुलाया जाता है। ये आपको एक्स्ट्रा में अगर आप ध्यान रख सकें तो आप इसको लिखें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका जो सूप है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, इन कंट्रीज़ में इसका सूप जो है वो बहुत महंगा मिलता है, यानी कि ये इतना इम्पॉर्टेंट और इतना न्यूट्रिटिव प्लांट है। जापान में लगभग 30 मिलियन किलोग्राम पोरफायरा हर साल यूज़ किया जाता है। वो एज अ फूड के फॉर्म में पोरफायरा इतना पॉपुलर है जापान में कि लगभग 30 मिलियन किलोग्राम हर साल पोरफायरा की खपत है वहाँ पर। लिमेनिया जो एक दूसरा प्लांट है जिसको नुंगहम भी कहते हैं, नुंगहम मणिपुर में इसका नाम है, मणिपुर में इसको कॉमनली नुंगहम भी कहते हैं। हेयर ऑफ स्टोन्स इसका नुंगहम का मीनिंग है। इसको फूड के फॉर्म में मणिपुर में यूज किया जाता है। लेमिनेरिया टेकेराइना को कुंबू के नाम से जाना जाता है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है जिसमें 57% तक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एज फूड में आगे हम बात करें तो जेलीडियम और गार्सिलेरिया इंपॉर्टेंट फूड के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जो आइसक्रीम और जेलीज के फॉर्मेशन में भी यूज़ किए जाते हैं। स्पाइरुलिना और क्लोरेला सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन को SCP कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि एक ही सिंगल सेल। ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गा हैं और इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में मिलती है, जिसमें लगभग 60% तक प्रोटीन मिलती है। क्लोरेला भी सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लेकिन क्लोरेला में स्पाइरुलिना के कंपैरिजन में प्रोटीन कम मिलती है। इसके अलावा क्लोरेला में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। क्लोरेला जो कि स्पेस में एज अ फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर भी एज अ फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे इतनी जगह की शॉर्टेज होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसा फूड ले जाना है जो बहुत ही छोटा हो और जो ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये दोनों सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ऑक्सीजन को रीजनरेटिंग सिस्टम के लिए भी क्लोरेला यूज़ किया जाता है। एज अ फॉडर की हम बात करें तो फॉडर का मतलब होता है हिंदी में चारा, चारा के तौर पे भी अगर हम यूज़ कर सकते हैं इनको। तो सीवीड्स जो हैं जिसमें लैमिनेरिया, फ्यूकस, एस्कोफाइलम और सार्गेसम ये कॉमन हैं, इनके नाम आप याद रख लीजिए। ये सीवीड्स
हैं और इनको फॉडर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। नॉर्थ रोनाल्डसी में सीवीड्स को शीप के फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये नॉर्थ रोनाल्डसी एक जगह का नाम है, वहाँ पे स्कॉटलैंड और आयरलैंड में स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी सीवीड को एज अ फूड के फॉर्म में प्रोसेस करके उसके सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे मार्केट में फूड सप्लीमेंट मिलते हैं कैटल्स वगैरह के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस हैं, ऑटर्स हैं, ऑटर्स मतलब ऊद बिलाव वगैरह, ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि एल्गीज को फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। तो एज अ फॉडर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो फिशेस वगैरह हैं वो भी ह्यूमन फूड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। उनको अगर एल्गीज वगैरह की प्रॉपर डाइट मिलेगी तो वो अच्छे से ग्रो करती हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में, कारखानों में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल के फॉर्म में इसका रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एगरोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे एल्गी जिनसे अगर का प्रोडक्शन होता है। अगर एक जेल है जो कि रेड एल्गी, यानी कि जब मैं बता चुका हूँ रोडोफाइसी का मेंबर है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए रोडोफाइसी का मेंबर हैं ये सभी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेलिडियम और गार्सिलेरिया। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, जेलिडियम और गार्सिलेरिया। टेरोक्लेडिया, एकैंथोपेल्टिस और कॉन्ड्रस गिगार्टिना ये भी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप याद रख सकें तो इनको याद कर लें। अदरवाइज जेलिडियम और गार्सिलेरिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। जापान में और साउथ ईस्ट एशिया में अगार का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगार जो है वो फूड के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यानी श्रृंगार के साधन बनाने में, लेबोरेटरीज में भी इसका यूज़ होता है, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी, और कल्चर मीडियम में भी। कल्चर मीडियम जैसा कि आप जानते हैं टिश्यू कल्चर के बाद में बैक्टीरिया कल्चर या फिर फंगस कल्चर, इन सब के कल्चर में भी यूज किया जाता है। कैराजिनेन एक दूसरा मटेरियल है जिसको कि कॉन्ड्रस स्क्रिपस की सेल वॉल से निकाला जाता है। सेल वॉल से निकालता है कॉन्ड्रस स्क्रिपस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी एग्जाम में पूछा जाता है कैराजिनेन को किस पार्ट से निकाला जाता है, यानी कि कॉन्ड्रस स्क्रिपस जो इसको आयरिस मॉस भी कहते हैं उसकी सेल वॉल से इसको निकाला जाता है। गिगार्टिना स्टिलेटा से भी इसको निकाला जाता है। ये एक स्टेबलाइजर है इमल्सन का। इमल्सन का मतलब होता है कि दो अदर कंपाउंड जैसे कि ऑयल एंड वाटर, दो डिफरेंट हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, नॉन मिक्सेबल हैं। नॉन मिक्सेबल हैं यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ऐसे कंपाउंड को अगर मिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम इमल्सन कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ जो नॉन मिक्सेबल है उन अगर हम केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो वो इमल्सन कहलाएगा। इमल्सन आपने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा, पेंट्स में और कॉस्मेटिक्स में इमल्सन का यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट अल्कोहल और शुगर इंडस्ट्रीज में जो यूज़ होता है उसके फॉर्म में भी कैराजिनेन को यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट मतलब कि साफ सफाई के लिए। शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर जब आती है तो उसको बाद में क्लीन करके उसको प्यूरिफाई किया जाता है, वाइट किया जाता है। ऐसे अल्कोहल भी जो होता है उसको भी प्यूरिफिकेशन के लिए कैराजिनेन को यूज़ किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट। इसके अलावा टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइजेशन इसका किया जाता है। फिनोरी की बात अगर हम करें तो फिनोरी एक टाइप का ग्लू है। ग्लू यानी कि गोंद। ये गोंद के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ग्लोयोपेल्टिस फर्केटी इससे ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि ये वो प्लांट है जिसका नाम ग्लोयोपेल्टिस फर्कोटी है, जिससे फिनोरी ग्लू को ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि इससे फिनोरी ग्लू निकाला जाता है। ये कॉस्मेटिक में, बालों के कर्लिंग में यानी कि बालों के घुमावदार लच्छेदार बनाने में, और उस बालों के कलर वगैरह के लिए टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा इंडस्ट्रीज में और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ किया जाता है। एल्जिनेट की अगर हम बात करें तो एल्जिनेट का मतलब होता है एल्जिनिक एसिड के सॉल्ट्स। एल्जिनिक एसिड के सॉल्ट्स को हम एल्जिनेट कहते हैं। ये सेल वॉल से निकालते हैं ब्राउन एल्गीज की। ब्राउन एल्गीज में जैसे कि लैमिनेरियल्स, लैमिनेरियल्स एक ग्रुप का नाम है जिसमें लैमिनेरिया, एस्कोफाइलम, फ्यूकस,
एम्क्रोसिस्टिस, लैसोनिया, डर्बिलिया, ये इंपॉर्टेंट आते हैं। आप कॉमनली एक दो लैमिनेरिया, एस्कोफाइलम, फ्यूकस, ये सब आप याद रख सकते हैं। ऐसे अगर आपको ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप याद कर लें, अदरवाइज आप 2-3 जरूर लिखें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए और समझा जाए कि आपको इसकी भी नॉलेज है। तो आप 1-2 उसके एग्जाम्पल जरूर लिखें। ये नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि विषैला नहीं है और विस्कस मटेरियल है। इसको एज अ थिकनर भी यूज किया जाता है, सोप, क्रीम, सॉस और प्रिंटिंग इंक बनाने में एज ए थिकनर, यानी कि गाढ़ा करने के लिए भी सोप, क्रीम वगैरह में इसको यूज किया जाता है। इमल्सीफायर के फॉर्म में यूज किया जाता है। मैं इमल्सन बता चुका हूं आपको। आइसक्रीम, सिंथेटिक क्रीम, पॉलिश और इमल्शन पेंट बनाने में इसको यूज किया जाता है। जेलिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट थोड़ा डिफरेंट टर्म है, डेंटल इंप्रेशन पाउडर के फॉर्म में। जैसे जब कोई नकली दांत लगाया जाता है तो उसका साइज वगैरह, फिटिंग वगैरह देखने के लिए एक जेलिंग एजेंट लगाया जाता है, जिससे कि उसका इंप्रेशन मिल जाता है दांत का और उसी साइज का दांत बना के डॉक्टर लगा देता है। तो उस जेलिंग एजेंट के फॉर्म में भी एल्जिनेट को यूज किया जाता है। इसके अलावा खून रोकने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, कहीं से खून निकल रहा है और उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। इंडस्ट्रीज के फॉर्म में डाइटोमाइट को यूज किया जाता है। डाइटोमाइट जो है डाइटम से मिलते हैं। डाइटम यूनिसेलुलर हैं और डाइटम बैसिलेरियोफाइसिस के मेंबर हैं। डाइटम की सेल जो होती है 2 पार्ट में बटी होती है, जिसको हम फ्रस्ट्यूल कहते हैं। डाइटम के खत्म होने के बाद में फ्रस्ट्यूल्स बच जाते हैं। नॉर्मली फ्रस्ट्यूल्स डिसॉल्व कर जाते हैं सी वाटर में, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में वो जो भी वाटर बॉडी होती है, यानी कि समुद्र वगैरह जहां का भी पानी हो, उसके बॉटम में वो सेट हो जाते हैं। बॉटम में सेट हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस मटेरियल को हम डाइटोमाइट के फॉर्म में जानते हैं। सबसे ज़्यादा लैम्पोक जो एक जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ से डाइटोमाइट का प्रोडक्शन, मतलब वहाँ से उनका रिमूवल किया जाता है, वहाँ से वो पाए जाते हैं। डाइटोमाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? लैम्पोक, कैलिफोर्निया में। ये आपको ध्यान रखना है। ये इनसॉल्युबल है, यानी कि किसी चीज में मिक्स नहीं होता, इनर्ट है, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता। इसको ऑयल और केमिकल इंडस्ट्री में एज ए फिल्टर यूज किया जाता है, यानी कि वो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेगा तो उसको छन्नी के तौर पे हम यूज कर सकते हैं ऑयल और केमिकल इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा ये नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन में यूज किया जाता है। ये हार्ट की मेडिसिन है। इसके अलावा ये एक विस्फोटक भी है। नाइट्रोग्लिसरीन को ये एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, डाइटोमाइट, यानी कि डाइटोमाइट जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके फॉर्म में भी हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिशिंग पाउडर बनाने में, वाटर ग्लास, टूथपेस्ट और पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी डाइटोमाइट को यूज किया जाता है। बैकेलाइट के साथ में इसको यूज किया जाता है स्विचेस बनाने के लिए, यानी कि जो बिजली के स्विचेस वगैरह हैं, फ्यूज बॉक्सेस वगैरह हैं, उनमें बनाने के लिए भी डाइटोमाइट को यूज किया जाता है। मिनरल्स के फॉर्म में खनिज के तौर पर भी यूज किया जाता है, जिसमें कि सोडा, पोटास, आयोडीन और एल्जिनिक एसिड, ये ब्राउन एल्गी से मिलते हैं। कैल्प, यानी कि जो बड़े बड़े एल्गीज जो समुद्र में मिलते हैं उनको कैल्प कहते हैं। आयोडीन लगभग 15 किलोग्राम, 1 टन से 15 किलोग्राम आयोडीन निकाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अकेले जापान में ही 7%, दुनिया का 7% आयोडीन जापान में कैल्प के थ्रू निकाला जाता है। रेड एल्गी जैसे कि पॉलीसाइफोनिया, रोडिमीनिया, इससे ब्रोमीन का प्रोडक्शन किया जाता है। ब्रोमीन के प्रोडक्शन के लिए पॉलीसाइफोनिया और रोडिमीनिया इंपॉर्टेंट है। दूसरे मिनरल्स जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज, बोरॉन, क्रोमियम, ये भी सीवीड से निकाले जाते हैं। यानी कि सीवीड्स का मतलब है कि समुद्र में पाए जाने वाले बड़े बड़े एल्गीज, उनको सीवीड्स कहते हैं। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। क्लोरेला वल्गैरिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्ड के डिपोजिशन में। सेडिमेंट्स जो इकट्ठे हो जाते हैं नदियों में, उसमें क्लोरेला वल्गैरिस गोल्ड के डिपोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें।
एज अ बायो फर्टिलाइजर ब्लू ग्रीन एल्गी आपने बहुत नाम सुना है, एनाबीना, टाइलोपॉथ्रिक्स, ऑस्लेटोरिया, नॉस्टॉक और एनाबीना, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप याद भी आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे साइनोफाइसी ग्रुप के एल्गीज को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये इनका काम क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाने में, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड मिलते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मली इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा अधिकता होने के बावजूद भी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी मिलती है। पीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला की जो कि एक टेरिडोफाइट है, इसको अगर राइस फील्ड यानी कि चावल के खेत में अगर यूज़ करते हैं इन दोनों के मिक्सचर को, तो वो लगभग 30% तक क्रॉप की यील्ड बढ़ा देता है, यानी कि प्रोडक्शन जो होगा वो 30% ज़्यादा होगा। जो लार्ज ब्राउन और रेड एल्गीज हैं उनको ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में भी, यानी कि जैविक खाद बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस थोड़ा कम अमाउंट मिलता है एज अ कंपेरिजन टू ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला। ब्लू ग्रीन एल्गी को सैलाइन सॉइल में और एल्कलाइन सॉइल में भी यूज़ करते हैं रिक्लेमेशन के लिए, यानी कि ऐसी सॉइल जो कि बैरन हो जाती हैं, यहाँ पर जिसको ऊसर कहते हैं हिंदी में, वहाँ पर पीएच ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पीएच आप जानते हैं 0 to 7 to 14 ये रहता है। ये जो है ये एल्कलाइन है, बेसिक पीएच है, ये न्यूट्रल है 7, और यहाँ का जो पीएच होता है ये एसिडिक होता है। अगर पीएच इस लेवल में जाता है, यानी कि थोड़ा कम होता चला जाता है, पीएच का अमाउंट 7 से कम रहेगा, तो सॉइल में अगर 6 पॉइंट तक पीएच रहेगा, 6 और 7 के बीच में, तो वो सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट ज़्यादा होता है और उसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर बेसिक की तरफ बढ़ेगा, यानी कि 7 से ऊपर बढ़ेगा 14 की तरफ, तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सॉइल्स को अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें हम ग्रो कराते हैं तो उसका रिक्लेमेशन हो जाता है, यानी कि वो सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल कन्वर्ट होके स्लाइटली एसिडिक सॉइल हो जाती है और फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सीवेज जो होता है उसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिलाकर हम सीवेज कहते हैं। डोमेस्टिक यानी घरों से जो निकलने वाला गंदगी है और इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गंदगी है जो पानी में मिलाकर बहा दी जाती है उसको सीवेज कहा जाता है। इसके डिस्पोजल में यूज़ किया जाता है। सीवेज में क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं और सस्पेंडेड फॉर्म में मिलते हैं। ये सॉल्युबल और सस्पेंडेड दोनों फॉर्म में मिलते हैं। इनमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें बहुत कम होगा। ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो जब इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, और ब्रेकडाउन में समस्या ये आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है, और जो उसका यूज़ कर सकते हैं बाद में हम फर्टिलाइज़र के तौर पे, वो भी फर्टिलाइज़र के फॉर्म में उसमें न्यूट्रिएंट स्टोर नहीं हो पाते हैं और उनकी कमी देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे भी करके हम उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें उसमें ऑक्सीजन मिलानी होती है। तो ऑक्सीजन है हमें यहाँ पे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिनाइस, कैंडेस्मस, इनसे हम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इन एल्गीज को हम ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट में हम ग्रो कराते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन होने से वहाँ पर ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, एरोबिक ब्रेकडाउन होगा। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ O2, और एनएरोबिक, एनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ये आप ध्यान रखिए एरोबिक और एनारोबिक का मतलब क्या है। एंटीबायोटिक और मेडिसिन के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। क्लोरेलिन एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो क्लोरेला से निकाली जाती है। इसके अलावा एस्कोफाइलम का एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। इसके अलावा कारेल्स यानी कि कारा के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको लार्विसाइडल प्रॉपर्टी उनमें देखी गई है। जो मच्छरों के लार्वा जो पानी में ग्रो करते हैं, अगर वहाँ पे कारा
ग्रुप के मेंबर्स वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं तो वहाँ पर मच्छरों के लार्वा ज़्यादा देखे नहीं गए हैं, कम पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर लार्विसाइडल यानी कि लार्वा को ख़त्म करने की, साइडल का मतलब होता है ख़त्म करना, फंजीसाइड्स वगैरह, अगर किसी में साइड लिखा हुआ है जैसे फंजीसाइड, तो साइड का मतलब होता है किल करना, फंगस को ख़त्म करने वाला। तो अगर यहाँ पर लिखा है लार्विसाइड, तो साइड का मतलब खत्म करना, तो लार्वा को खत्म करना, किसके? मॉस्किटो के। तो मॉस्किटो के लार्वा को खत्म करने की जो प्रॉपर्टी है कारेल्स मेंबर्स में, कारा ग्रुप के जो मेंबर हैं उसमें पाई गई है। एल्सीडियम, कोरेलाइना, ओडियम, डर्विलिया, इनमें वर्मीफ्यूज एक्टिविटी मिलती है। सीकोसी एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है जिसका प्रिपरेशन रेड एल्गी डाइजीनिया सिंप्लेक्स से यूज किया जाता है, जो कि चाइना में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जेलिडियम को स्टमक डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। निश्चिया को, जो कि एक डाइटम है, उसको विटामिन ए के फॉर्म में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा मिलता है। पर्सिलेनिया फेस्टिगेटा, रोडोमेला सबफस्का, इसमें थायमीन यानी कि विटामिन B1 बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा पोरफायरा, जेलिडियम, कॉन्ड्रस की स्पीसीज में विटामिन B2 बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। पोरफायरा लैसिनेटा में विटामिन C बहुत ज़्यादा में मिलता है, जितना कि ऑरेंज में मिलता है उससे भी ज़्यादा हायर अमाउंट में यहाँ पर विटामिन C मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो फिर से बनाई जा सके। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर का सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, अभी भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी है। ये नॉन पॉल्यूटिंग है, यानी कि इससे कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी खतरनाक गैसें इसके बाद में नहीं निकलती। जैसे कि पेट्रोलियम के जलने के बाद में सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हाइड्रोजन के बर्निंग के बाद में ऐसी कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। वाटर का फोटोलिसिस करके उससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्कैंडेस्मस, क्लेमाइडोमोनास, ड्यूनेलिएला, पोरफायरिडियम, ऑस्लिटोरिया, इसको हाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ से प्रोसेस किया जाता है, जिसका प्रोडक्शन हाइड्रोजन को निकालने में किया जाता है। वाटर से हाइड्रोजन को रिमूवल में इनका प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इनसे हाइड्रोजिनेज एंजाइम निकलता है। बोट्रायोकोकस ब्राउनी का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि इससे हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर लिक्विड और गैसियस फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किए जा रहे हैं एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एल्गीज को पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ओशनोग्राफिक रिसर्च, यानी कि समुद्र में होने वाली रिसर्च वगैरह में एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स और साइटोलॉजिकल रिसर्च में, साइटोलॉजिकल मतलब सेल से रिलेटेड रिसर्च में एसिटेबुलेरिया और क्लोरेला को यूज़ किया जाता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के फॉर्म में वॉल्वोनिया और हेलिसिस्टिस को यूज़ किया जाता है। हार्मफुल और नेगेटिव इंपॉर्टेंस की बात करें तो नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी उतने ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर कहीं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात होती है तो आप इकोनॉमिक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही लिखें। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव लिख के आते हैं तो उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको नेगेटिव भी लिखने पड़ेंगे। तो नेगेटिव को मैं जल्दी से देख लेता हूँ। वाटर सप्लाई में फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ के लिए, ह्यूमन की डेथ के लिए, पैरासिटिज्म के लिए, टॉक्सिसिटी के लिए और बिल्डिंग और शिप्स के डैमेज के लिए यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एल्गल की जो ग्रोथ है पॉन्ड्स में अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो जो पीने वाला पानी है उसको वो अनपोर्टेबल बना देते हैं, यानी कि पीने योग्य वो नहीं रह जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू सी आने लगती है। डिकम्पोजिशन ऑफ एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस और एनाबीना ज़्यादातर पॉन्ड्स में मिलते हैं, और ये जब ख़त्म हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो वो पानी को बहुत ही बैड टेस्ट और बैड ऑर्डर कर देते हैं, यानी कि उसमें से बदबू आने लगेगी और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा।
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, यानी कि जो गंदा पानी होता है उसको आपके शहर में कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट प्लांट एक होगा, वहाँ से उसको रिसाइकल करके, ये आपका घर है और यहाँ से ये ट्रीटमेंट प्लांट पे पानी आएगा, यहाँ से रिसाइकल करके वापस आपके घरों में या दूसरे प्रोसेसर्स, दूसरे इंडस्ट्रियल वगैरह एरिया में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पर भी एल्गी ग्रो कर जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर भी वो वाटर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पाता है। इसके अलावा एनासिस्टिस चीटोफोरा वो कोरोजन करते हैं वाटर की पाइपलाइन में, यानी कि वाटर की पाइपलाइन में जंग वगैरह लगा देंगे और वहाँ पर भी वो नुकसान करता है। इसके अलावा जिम्नोडीनियम, पायरोडीनियम, ये दो इम्पॉर्टेंट ऐसे एल्गीज हैं जिनकी स्पीसीज बहुत ज़्यादा फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स को मारने के लिए कारगर पाई गई हैं। इनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिस रिलीज होता है जिसकी वजह से फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। एनाबीना माइक्रोसिस्टिस ये एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं जो कि वार्म वाटर में ज़्यादातर मिलता है। इससे क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो कि एनिमल्स हैं पानी में मिलने वाले, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उनका मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। मॉर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उनमें सफोकेशन होने लगता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी मृत्यु दर बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ एल्गीज टॉक्सिक रिलीज करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। एनाबीना माइक्रोसिस्टिस गैस्ट्रिक ट्रबल, यानी कि पेट में समस्याएं जो होती हैं, अगर आप ऐसा पानी पिएंगे जिसमें एनाबीना माइक्रोसिस्टिस प्रेजेंट है तो आपके गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जिम्नोडीनियम रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल है। लिंगबिया और क्लोरेला स्किन डिजीज कॉज करते हैं। टेट्राडेंटॉक्सिन एक केमिकल है जो कि गोन्योलैक्स कैटिनेला से मिलता है। ये ह्यूमन में फिशेस के थ्रू पहुंचता है, यानी कि मछलियों के थ्रू ये इंसानों में पहुंच जाता है और जिससे सबसे पहले नोजिया, पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी और उसके लगभग 24 घंटे के बाद में इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो टेट्राडेंटॉक्सिन इतना खतरनाक केमिकल है जो कि गोन्योलैक्स कैटिनेला से मिलता है। सिफेलियोरॉस वायरेंसिस पहले भी कई बार बताया जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड रस्ट ऑफ टी और कॉफ़ी में ये रेड रस्ट कॉज करता है। टी और कॉफ़ी की स्पीसीज में रेड रस्ट कॉज करता है सिफेलियोरॉस वायरेंसिस। ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं प्लास्टर्स, स्टोन्स और ब्रिक्स वगैरह को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइलिंग का मतलब उसको ख़त्म कर देंगे और उसमें कॉजेस करेंगे, कोरोजन वगैरह को कॉज करते हैं। सीवीड्स भी कोरोजन करते हैं सबमरीन्स और शिप्स वगैरह में। शिप्स वगैरह में कोरोजन करेंगे और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।